हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के बारे में। तो हम सबको पता है जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं उन्हें सप्लाई कर रही है हमारी मोटर नर्व, और जो नर्व और मसल का जो जंक्शन है इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सबसे पहले ये जो हमारी मोटर नर्व है इसका जो टर्मिनल ब्रांच बनेगा वो बनाएगा हमारा एक्सॉन टर्मिनल, एंड जब वो मसल फाइबर के नज़दीक पहुंचेगी, ठीक है, तो ये जो एक्सॉन है वो सबसे पहले तो उसकी माइलिन शीट को लॉस्ट कर देगी, ठीक है, और उसके बाद ये टर्मिनल बटन्स बनाएंगे यहाँ पे ऐसे टर्मिनल बटन्स, या इसे एंड फीट भी कहते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो टर्मिनल बटन्स या टर्मिनल पोर्शन ऑफ एक्सिस सिलेंडर, ये क्या होता है, ये हमारा बल्ब जैसा एक्सपांडेड पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइनेप्टिक वेसिकल्स के नंबर अबाउट 3 लाख इतने साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। अभी ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसमें एक है हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन हमारी नर्व की है, ठीक है, और दूसरी है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो है वो मेम्ब्रेन है हमारे मसल की, और इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट की साइज़ होती है अबाउट 50 to 100 नैनोमीटर, और इसके अंदर होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा साइनेप्टिक ट्रफ या साइनेप्टिक गटर भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये है हमारी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, ये वाली जो है हमारे मोटर एंड प्लेट के नीचे। ये मेम्ब्रेन थोड़ी थिक होती है और इसके अंदर इन्वेजिनेशन होते हैं ऐसे वाले। ये जो इन्वेजिनेशंस या डिप्रेशंस है इसे कहते हैं साइनेप्टिक ट्रफ या साइनेप्टिक गटर, और इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है, और ये जो रिसेप्टर्स है वो निकोटीन से भी स्टिमुलेट होते हैं, तो इसे कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लेफ्ट है इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, और इसके अंदर होता है हमारा एंजाइम कोलिन एस्ट्रेज, और कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है, एस्टाइल कोलिन को डिग्रेड कर रहा है। तो अगर साइनेप्टिक वेसिकल की बात करें तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके अंदर हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस होने के बाद वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। इसके साथ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बेजल लेमिना भी होता है यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ये जो है वो थिन स्पॉन्जी रेटिकुलर मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड डिफ्यूज़ होता है, ठीक है, और इसके अंदर एस्टाइलकोलिन एस्ट्रेज है जो हमने बता दिया, ठीक है। दूसरा, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये फोल्डेड होती है, इसे सब न्यूरल क्लेफ्ट भी कहते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो रही है हमारी मोटर नर्व एंडिंग से मसल फाइबर्स की तरफ, एंड ये ट्रांसमिशन होता है थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे कौन कौन सी इवेंट्स होती है, सबसे पहले हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइलकोलिन रिलीज़ होगा, उसके बाद ये एक्शन करेगा, ये बाइंड होगा उसके रिसेप्टर के साथ, और जिससे हमारा एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा। ये मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल भी हो सकता है, या फिर एक्शन पोटेंशियल अगर एस्टाइलकोलिन ज़्यादा है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर थ्रेशोल्ड पहुंच गया तो ये एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट करेगा, और एस्टाइलकोलिन जब अपना काम ख़त्म कर देता है तो वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है रिलीज ऑफ एस्टाइलकोलिन। जब भी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हमारा आ रहा है नर्व टर्मिनल पे, तो यहाँ पे नर्व टर्मिनल पे हमारी कैल्शियम चैनल्स ओपन होती है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से अंदर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो वेसिकल्स होते हैं ना वो फ्यूज़ हो जाएंगे ये मेम्ब्रेन के साथ, और उसके बाद बर्स्ट हो जाएंगे, जिससे कि एस्टाइलकोलिन रिलीज़ होगा। जब एक वेसिकल रप्चर होता है तो अबाउट 10,000 एस्टाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे 3 लाख वेसिकल थे। जब एक एक्शन पोटेंशियल आ रहा है तो अबाउट 300 वेसिकल्स ओपन होते हैं एट अ टाइम, और एस्टाइलकोलिन को रिलीज़ कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा एक्शन ऑफ एस्टाइलकोलिन। अभी ये एस्टाइलकोलिन हमारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, फिर ये बाइंड होगा उसके रिसेप्टर के साथ। ये हमारे जो रिसेप्टर्स है वो लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये लाइगेंड गेटेड जो चैनल्स है, ठीक है, यहाँ पे चैनल होती है, इसके साथ बाइंड हो गए एस्टाइलकोलिन, और जैसे ही यहाँ एस्टाइलकोलिन बाइंड हो गए तो ये चैनल सोडियम की होती है, तो सोडियम यहाँ पे एंट्री हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही सोडियम यहाँ एंटर हो गए तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका थोड़ा डीपोलराइजेशन जैसा, मतलब पॉजिटिव जाएगा, तो ये इसे बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मसल की बात करें तो -90 मिलीवोल्ट है,
और एंड प्लेट पोटेंशियल हो जाएगा -60 मिलीवोल्ट। ये एंड प्लेट पोटेंशियल है, ग्रेडेड है और नॉन प्रोपोगेटेड है, मतलब ये पास नहीं होगा, ठीक है। अगर एसिटाइलकोलिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ हुआ है तो ये एंड प्लेट पोटेंशियल बहुत वीक होगा, सिर्फ ये 0.5 मिलीवोल्ट जितना ही होगा, तो ये एक्शन पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेगा, तो इसे कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है तो ये मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल एक के साथ दूसरा ऐड होता जाएगा और इसके बाद एंड प्लेट पोटेंशियल बनेगा, और एंड प्लेट पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड पहुंचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन जब यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है सिनैप्टिक क्लेफ्ट में, इसके बाद ये अपना काम ख़त्म करेगा, सोडियम चैनल्स लाइगेंड गेटेड ओपन करेगा, इसके बाद ये इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विद इन 1 मिलीसेकंड ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके लिए एंजाइम है हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो रिपीटेडली मसल फाइबर का एक्साइटेशन होता रहेगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसका डिस्ट्रक्शन चाहिए। और दूसरा, इसके बाद मसल रिलैक्स होगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जब एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा है तो उसको कन्वर्ट करेगा एसीटेट और कोलिन, इन दोनों में। कोलिन जो है वो वापस से एक्सॉन टर्मिनल में चला जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा और रीयूटिलाइज हो जाएगा, जिसमें से दूसरा एसिटाइलकोलिन बनेगा। हमारे सभी स्टेप्स हो गए, जैसे यहाँ मोटर एंड प्लेट पे एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से सबसे पहले तो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ओपन होकर के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, फिर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हमारी सिनैप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा, इसके बाद ये लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ बाइंड होगा, जनरेट कर रहा है मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हमारे इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होने देती, प्रिवेंट करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं होने देगी, तो इन्हें कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। इनका यूज़ होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कई बार रिसर्च पर्पज़ में भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का यूज़ होता है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आएगी, एक है हमारी क्यूरारे, जिसका दूसरा नाम है डी ट्यूबोक्यूरारे। सी पर से हम याद रख सकते हैं, ये हमारा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब एसिटाइलकोलिन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब ये एसिटाइलकोलिन के साथ कॉम्पीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को बाइंड होना है रिसेप्टर के साथ, इसके बदले क्यूरारे आकर के बाइंड हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देगा, तो इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी ड्रग है हमारी बंगारोटॉक्सिन, जो हमारे स्नेक वेनम में से रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और इसका काम है जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं ना, उसको ये ब्लॉक कर देती है, तो एसिटाइलकोलिन इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता। तीसरी है हमारी सक्सिनाइलकोलिन एंड कार्बामाइलकोलिन। इसका एक्शन होता है एसिटाइलकोलिन के जैसा ही, तो ये क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन के जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और उसको डीपोलराइज करेगी यहाँ पे मसल को, फिर ये डीपोलराइज स्टेट में ही रह जाएगा, वापस से रिपोलराइजेशन नहीं होगा। और ये जो ड्रग है वो कोलिन एस्टरेज से डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, तो मसल का डीपोलराइजेशन में ही ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, ये हमें मिलती है बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम में से, और इसका काम क्या है, ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ होने से ही प्रिवेंट करती है, मतलब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ ही नहीं होगा तो उसका एक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हमारी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है। रिपीट कर रहे हैं हम, एक है हमारी क्यूरारे जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा है बंगारोटॉक्सिन जो हमारा रिसेप्टर ब्लॉकर है, सक्सिनाइलकोलिन है वो डीपोलराइजेशन में ही ब्लॉक कर रहा है, और बॉट्यूलिनम टॉक्सिन है जो एसिटाइलकोलिन का रिलीज ही प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को स्टिमुलेट करती है, जिसमें एक आ रहा है हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, मतलब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के एक्शन को ही इनहिबिट करेगी, मतलब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाएगा, मतलब एसिटाइलकोलिन लंबे टाइम तक रहेगा और वो अपनी एक्शन करेगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन चलता रहेगा। इसमें आएगी हमारी नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन एंड डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटेड ड्रग्स होती है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन है मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट मतलब क्या, हमारा एक मोटर न्यूरॉन, एक यहाँ से जैसे मोटर न्यूरॉन बाहर आ रहा है, ठीक है, इसका एक्सॉन टर्मिनल और ये जितने मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये सब मिलके बनाएंगे एक मोटर यूनिट, ठीक है। तो सपोज़ हमारे जो कुछ मसल्स है उसमें एक नर्व फाइबर बहुत सारे मसल फाइबर को सप्लाई करेगा, जबकि कुछ मसल्स में एक नर्व फाइबर थोड़े ही मसल फाइबर को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मसल फाइबर इन द मोटर यूनिट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि लेरिंजियल मसल्स है, लेरिंग्स के, या फेरिंजियल मसल्स है, इसमें
एक मोटर यूनिट में 2 से 3 मसल फाइबर ही होते, मतलब हमारा एक ये मोटर यूनिट है वो 2 या 3 मसल फाइबर को ही सप्लाई करेगा। ऑक्यूलर मसल में भी 3 to 6 मसल फाइबर ही सप्लाई होते हैं, जबकि हमारे पोस्चरल मसल जैसे लेग के मसल, बैक के मसल, इसमें एक मोटर न्यूरॉन हमारे 120 to 165 मसल फाइबर को सप्लाई करेगा। जब हमारा स्टिमुलस वीक होता है तो थोड़े ही मोटर यूनिट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मोटर यूनिट का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है, जिससे कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है। और जब हमारा स्टिमुलस मैक्सिमल होता है तो सभी मोटर यूनिट्स रिक्रूट हो जाते हैं, मतलब हम जब स्टिमुलस मैक्सिमल से बढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी मोटर यूनिट्स इसके अंदर रिक्रूट हो गए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एंड स्टिमुलेटर्स एंड मोटर यूनिट्स। थैंक यू।